समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। स्पीक में स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज पब्लिक स्पीक में हम आपके साथ चर्चा के लिए जो विषय लेकर के आए हैं वो है एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन द स्पेस सेक्टर, यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसरों का विस्तार। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और परिचर्चा पर भाग लेने के लिए इस समय हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर सरन जो हैं डिप्टी जनरल मैनेजर रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नॉर्थ NRSC न्यू दिल्ली, और डॉक्टर BHM दारुकेश जो हैं एसोसिएट डायरेक्टर इसरो, और नंदिनी हरिनाथ जो हैं डिप्टी डायरेक्टर इसरो। नमस्कार, आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और श्रोताओं, कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर कोई भी प्रश्न यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम आपको अपना टेलीफोन नंबर बता देते हैं 011-2342-1050, और हमारा दूसरा नंबर है 011-2331-4444। साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। समर जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल हम लोगों के सामने ये है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में आज भारत काफी प्रगति कर रहा है, तो इसमें युवाओं के लिए या सभी के लिए किस तरह के अवसर हैं, कैसी गुंजाइश है, और हमारे सामने चुनौतियां अगर हैं तो वो कैसी हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। और हमारे अभी प्रेजेंट अगर आप देखेंगे स्पेस में, अगर हमारा इकोसिस्टम, स्पेस इकोसिस्टम देखेंगे तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जिसमें एक स्पेस सेगमेंट है, ग्राउंड सेगमेंट है, एप्लीकेशन सेगमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कमर्शियल। सो अगर आप देखेंगे पूरे सेगमेंट में डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है। और अगर आप ओवरऑल अगर युवाओं को देखेंगे तो अगर युवाओं को लिए बहुत अच्छे अवसर है स्पेस में, और आज नहीं पहले से भी है। और अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम इसरो में अभी कार्यरत है। और अगर आप डिफरेंट डिसिप्लिन की बात करेंगे, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एज वेल एज साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, और इवन देयर आर सम स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स लाइक मटेरियल साइंस है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और रिमोट सेंसिंग एंड GIS। सो ये सारी डिफरेंट डिसिप्लिन्स है जिसमें जो युवा है वो इसमें वो अपना अप्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर आप इसरो में अगर आप देखते हैं कि अगर इसरो में अगर कोई भी युवा को अगर आना है तो हमारे यहाँ एक बहुत विश्व स्तरीय सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर, और वहां पे हम 28 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो एवियोनिक्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, और भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स करने के बाद उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसरो में आने की। अगर उन्होंने अच्छा CGPA हुआ है, उनको मिला है, तो दे कैन डायरेक्टली गेट एम्प्लॉयमेंट इन इसरो। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया जो IST के थ्रू होती है, और काफी अच्छे यंगस्टर्स आते हैं। दूसरा एक ICRB भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, जिसको इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड टेस्ट कहा जाता है। वो हर साल किया जाता है, और दुनिया पूरे हिंदुस्तान से जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं उनका एक सामूहिक टेस्ट होता है, और उसके बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ये वाला एरिया बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत सारे एप्लीकेशंस है इस एरिया में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो एक देहरादून में है, वहां पे हम 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एक तो MTech इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, और दूसरा MSc इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स नीदरलैंड्स के साथ करते हैं। तो ये दोनों कोर्सेज 2-2 साल के हैं, और बच्चे ने अगर ये किए हैं कोर्सेज तो उनकी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो इसरो में आ सकते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर दे कैन डायरेक्टली गेट दी एम्प्लॉयमेंट। और इस बीच हमारे साथ में हमारे पहले श्रोता जुड़ चुके हैं, धर्मवीर जो है दिल्ली से। धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न पूछिए। निखिल जी नमस्कार, आकाशवाणी पूरी टीम जी नमस्कार।
रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे एक्सपर्ट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद। मेरा सवाल यह है सर कि हमें बच्चों को कौन सी ऐसी एजुकेशन में डाला जाए शुरू से ही जो स्पेस की तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाए। और दूसरा एक छोटा सा सवाल यह है कि हमारा जो प्रज्ञान जो चंद्रमा में आपने छोड़ रखा है वो कितने सालों तक हमारा सुरक्षित रह पाएगा। और तीसरा एक अभी जो अमेरिका का सुनिश्चित हुई है जो वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है वो वापस आ गई है कि नहीं आ गई, ये थोड़ी सी कहते। मेरे ख्याल में मेरे जो कलीग्स हैं वो दे कैन कंट्रीब्यूट टू दिस। जी हाँ, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर BHM दारुकेश जो एसोसिएट डायरेक्टर इसरो के हैं। दारुकेश जी, इस प्रश्न के लिए आपके उत्तर की प्रतीक्षा है हमारे श्रोता जो हैं धर्मवीर जी। Yes. Essentially, we want to know what are the opportunities at the school level for children to get motivated towards space. We have various centers across the country where students can come and visit the facilities, see how the rockets are being built, how the satellites are being built, and we have launch view gallery. Apart from this, those who are studying in the 9th standard, across 7 centers, 50 each students are taken. They are given 15 days residential training wherein they get exposed to various programs, various facilities. Beyond that, as Sameerji was mentioning, IIST is there. Then in the engineering courses, some students can get opportunity for doing projects, internships. Beyond this, there are several outreach programs, there are several competitions that are conducted, so they get to know what are the ongoing projects. For example, hackathon just now completed, robotic challenge, and these are the several things that ISRO is currently engaging itself in popularizing and getting the attention of the students. निखिल जी जी, और उन्होंने जो अमेरिका से सुनीता विलियम्स के बारे में वो जानकारी लेना चाह रहे थे कि उनके साथ में क्या स्थिति है। One thing is sure, Sunita Williams, or for that matter, most sophisticated equipment ever sent to space is human beings, so human safety is taken care. So for sure, all these astronauts will be handled by the international, say, good space agencies. So she will definitely come home safely. It is like you have gone to another city, and the vehicle you went some other vehicle will have to come and bring you back, like that. So she will definitely come back safely. Let us hope. हम उम्मीद करते हैं जी। और महाराष्ट्र में शोलापुर से हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं प्रकाश राउत जी। प्रकाश जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि अगले 5 साल में आपका क्या कार्यक्रम है इसरो का? हेलो जी जी, आपका प्रश्न हमने सुन लिया है। और दूसरा प्रश्न है, जो भूस्खलन हो रहा है केरल में, हर एक स्टेट में जो भूस्खलन हुआ है उसका क्या उपाय करना चाहिए? जी, और इस बीच हमारे साथ में हमारे इसरो से डिप्टी डायरेक्टर नंदिनी हरिनाथ जी हमारे साथ में है। नंदिनी जी, हमारे इन श्रोता का प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। हाँ, तो पहला प्रश्न जो था वो नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या प्रोग्राम्स हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है वो हमारा गगनयान प्रोग्राम है, जिसमें हम एक एस्ट्रोनॉट को अपने ही रॉकेट में स्पेस में भेजेंगे और वहां पे उनका वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेंगे और उनको फिर वापस लाया जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का नया टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस इसमें जाएंगे इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम पे अभी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, उसका नाम है गगनयान। और बाकी और भी साइंस मिशंस है और रिमोट सेंसिंग मिशंस है। अगले साल हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है नीसा करके, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो
747 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड से अर्थ का पूरे भूगोल का पिक्चर लेगा और जो पूरा हमारा जो इकोसिस्टम के बारे में बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी रिमोट सेंसिंग मिशंस हैं, अभी लूनार मिशंस है और ये सब इनका जो स्टडी फेज है वो सब अभी चल रहा है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मिशन है वो हमारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, जहां 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में डॉक किया जाएगा। तो ये अगले साल इसका भी लॉन्च होएगा और इसका भी आप देख पाएंगे। जी। जो दूसरा सवाल था वो मैं नहीं सुन पाई ठीक से। जी, हमारे वो श्रोता इस वक्त फोन लाइन पर तो नहीं है, लेकिन दूसरे हमारे श्रोता हैं फोन लाइन पर, दरभंगा बिहार से मोहन पासवान जी। मोहन जी, आपका प्रश्न क्या है? रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सर दुनिया के सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न पूछिए। जी धन्यवाद सर। इसरो में कुशल अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक किन किन विषयों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को सर? दूसरा सर कि अंतरिक्ष में सैकड़ों हजारों ग्रह हैं सर, जिनकी जानकारी विज्ञान के पास भी नहीं है सर, बाद में हो सकता है सर। पर जिन ग्रह उपग्रहों की जानकारी विज्ञान के पास है उसमें कितने रोजगार के अवसर है सर? और भी क्वेश्चन है सर। जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं समीर जी से जानना चाहूंगा। साथ में समीर जी, मैं एक प्रश्न अपना भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि यंगस्टर को इसरो कैसे प्रमोट करता है, और जो आपके कई प्रोग्राम, खासतौर पर मैं एक प्रोग्राम के बारे में जानता हूं, युविका के बारे में, उसके बारे में हमारे श्रोताओं बताएं। हाँ, एक्चुअली यंगस्टर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में, अभी दारुकेश जी ने भी इसका मेंशन किया था, हमने 2-3 चीजों पे काफी इस पे काम किया है। पहला तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए। तो ये सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसरो की तरफ से दिए जाते हैं। उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उनको हम अपने सेंटर में बुलाते हैं और वो उसको सॉल्व करते हैं, और उस सॉल्व करने के बेसिस पे हम उनको इवैल्यूएट करते हैं और उसके हिसाब से हम उनको सम्मान करते हैं। तो ये एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको अंडरस्टैंड करने का समझ में आता है, और दूसरा उनको एक मौका मिलता है कि वो कैसे साइंटिस्टों से इंटरैक्ट करके उसका सॉल्यूशन ढूंढे। एक तो ये चीज है। दूसरा, एक जो युविका वाला प्रोग्राम जो अभी हमने जो डिस्कस किया था, उसमें हम क्लास 9th के बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और हर इसरो, जो मेजर इसरो सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, उनको हम बुलाते हैं और 2 हफ्ते का रेसिडेंशियल प्रोग्राम में उनको पूरा स्पेस के बारे में उनको अवगत कराते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है और क्या क्या एप्लीकेशन इसरो में बनाई गई है। तो ये इस तरीके का प्रोग्राम बहुत अप्रिशिएट किया है और पूरे इंडिया में इसका बहुत लोगों ने बहुत सराहा है। और दूसरा, एक स्पेस ट्यूटर का भी एक हमने अभी शुरू किया है, तो उस पे भी बच्चों को काफी इससे लाभ मिल रहा है। जी, और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज जो बढ़ती उपयोगकर्ता मांग है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत कई नए उपग्रह लॉन्च कर रहा है। इस तरह की गतिविधियां हमारे देश के लिए विशाल व्यावसायिक संभावनाओं के साथ विकास पथ पर है। नंदिनी जी, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि भारत किस तरह से वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है? किस तरह से? जी, जो भी हम बाहर के देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, खासतौर पे भारत के साथ में जो हमारे भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, तो भारत किस तरह से वैश्विक, यानी कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, उन्हें हम किस तरह से पूरा करते हैं? अच्छा, ठीक है। तो हमारे जो लॉन्च कॉस्ट है वो एकदम बहुत ही कम है, और जो हम लोग रॉकेट्स बनाते हैं और सैटेलाइट्स बनाते हैं वो टोटली इंडिजीनियस होता है, तो एकदम कॉस्ट हम लोग कम रख पा रहे हैं। तो ये एक कारण है कि बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं अपने पास जो लॉन्च करने के लिए। और दूसरा जो है, हमारे जो सैटेलाइट्स भी है वो भी हम डेटा दूसरे देशों को दे पाते हैं। जो हमारे कुछ सैटेलाइट्स हैं उनके इमेजेस हम लोग बाहर के प्राइवेट लोग, गवर्नमेंट्स को हम लोग we are able to give these images
and meet the demands of the global community. So this is one of the many ways in which we are working in collaboration with many agencies across the world. Apart from that, we also have cross support, like we can support with our own ground station satellites from other space agencies. Similarly, other space agencies which have ground stations in their countries support our satellites. So this kind of international collaboration is extremely important, especially when you work in the space industry. और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़े हुए फोन लाइन पर। केशव जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए आपका। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। जैसे सर हमारा चांद पे प्रज्ञान गया हुआ है, तो वहाँ पे कितने टाइम तक रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा, वापसी भी आएगा सर वो? जी नंदिनी जी, ये हमारे श्रोता हैं केशव, इनकी प्रश्न का आप उत्तर दें। आप प्रश्न एक बार बताएंगे? ये जानना चाह रहे थे प्रज्ञान हमारा कितने समय तक चंद्रमा पर रहेगा। हाँ, तो अभी जो हमारा जो प्रज्ञान जो है, द लाइफ वॉज ओनली फॉर 14 डेज। जो लैंडर है विक्रम और प्रज्ञान, उनका जो डिजाइन लाइफ था वो 1 लूनर डे था, 14 डेज। तो इट वाज अवेलेबल एंड इट प्रोवाइडेड लॉट ऑफ वेरी गुड डेटा फॉर दोज 14 डेज। जी, और दारुकेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भारत का एक हैवी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mark 3, जिसे मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल Mark 3 का नाम दिया गया था, उसने ब्रिटेन की एक कंपनी के लिए 36 उपग्रहों के लिए सफलतापूर्वक उन्हें निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया था। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता रही थी। तो इससे जो उत्साहवर्धन हमारे लिए होता है, उससे फ्यूचर के हम किन किन मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या क्या और संभावनाओं को देखते हैं इसमें? जी जी, वो 36 2 बार 72 यानी 72 जी सैटेलाइट हमने जोड़ा है LVM-3 के द्वारा। वो OneWeb के थे। उसके अलावा अभी जो बन रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज द नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल विच इज गोइंग टू फुलफिल द ग्लोबल रिक्वायरमेंट। आने वाले दिनों में छोटे छोटे उपग्रहों का वो समूह बना के उससे लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर 500 किलोग्राम का एक उपग्रह को 500 किलोमीटर कक्षा में रखना है तो हमारा SSLV आराम से वो काम करेगा। तो इंडियन इंडस्ट्रीज विल नाउ टेक इट फॉरवर्ड। नाउ हमारा SSLV जो है ये भारत का एक नया कमर्शियल लॉन्च व्हीकल बन गया है। तो wherever we want, like PSLV, GSLV, Mark 3, so LVM-3 and SSLV, these vehicles are going to fulfill all the global requirements, निखिल जी। ओके, और मध्य प्रदेश से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका सवाल क्या है? जी, सबसे पहले सादर नमस्कार। नमस्कार। और मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है जी कि शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से उपग्रह काम कर रहे हैं, और निकट भविष्य में अन्य जो उपग्रह जाने वाले हैं उनकी क्या योजना है? जी, डॉक्टर समीर आपके प्रश्न को उत्तर देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभी हमारी कक्षा में बहुत सैटेलाइट्स, इंडिया के सैटेलाइट्स हैं। जैसे हम कार्टोसैट सीरीज की बात करते हैं, कार्टोसैट 1, 2 और 3। तो कार्टोसैट 2 और 3 का डेटा अभी हम लोग ले रहे हैं और उससे काफी परियोजनाओं में काम चल रहा है। ऐसे ही हमारा रिसोर्ससैट 2A ये भी एक सैटेलाइट है जो हमें मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत सारी प्लानिंग, जितनी भी हमारी प्लानिंग से रिलेटेड एरियाज हैं उस सब पे भी काम हो रहा है। दूसरा एक हमने माइक्रोवेव सैटेलाइट EOS-4, वी आर प्रोवाइडिंग माइक्रोवेव डेटा फॉर वेरियस एप्लीकेशन। इवन खासतौर से जो फ्लड से रिलेटेड जितनी भी आपदाएं आती हैं उसमें वो यूज हो रहा है, और फ्लड के अलावा और भी एप्लीकेशन है जिनसे इनको यूज किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी कक्षा में ऑप्टिकल डेटा और माइक्रोवेव डेटा से बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, और बहुत सारे हमारी जो परियोजनाएं हैं उनके इन सैटेलाइट की हेल्प से इम्प्लीमेंट हम लोग कर पा रहे हैं।
हमारे अगले श्रोता हैं पद्मलोचन मोहंती, जो हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और ये ओडिशा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी पद्मलोचन जी, आपका प्रश्न क्या है? जी हमारा विशेषज्ञों में नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि हमारा तो जो सैटेलाइट पर जा रहा है वो तो जोगाजोग कम्युनिकेशन के लिए चल रहा है और क्लाइमेट चेंज के लिए वो देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा सैटेलाइट बनाना चाहता हूँ हमारा देश के लिए जो जिधर सूखा होता है वो सैटेलाइट के जरिए बारिश भी बना सकते हैं और जो फॉरेस्ट फायर होते हैं वो सैटेलाइट के जरिए से उसको बुझा सकते हैं। ऐसा सैटेलाइट इंडिया बनाना चाहिए सर। देखिए, ये जितनी भी आपदाएं आपने बताई हैं उसमें ऑलरेडी हमारा सारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो हमको डेटा प्रोवाइड करते हैं और इसमें एडवांटेज हम जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के सैटेलाइट, हम फॉरेन के सैटेलाइट्स भी यूज करते हैं। जैसे हम फॉरेस्ट फायर की बात करें तो फॉरेस्ट फायर जहां भी लगती है तो वो जो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी वजह से थर्मल रिमोट सेंसिंग यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे फॉरेस्ट फायर आया है। तो इस तरीके की जितनी भी सूचनाएं हैं वो हमें सैटेलाइट्स के द्वारा पता चल जाती है। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और भी जैसे फिनोमिना, जैसे मैंने अभी बताया फ्लड है, फ्लड को भी हम डायरेक्टली हम प्री और पोस्ट डिजास्टर माइक्रोवेव सैटेलाइट डेटा यूज करके हम बता सकते हैं कि कहां पे कितना फ्लड इनंडेशन हुआ है। तो इस तरीके की जानकारियां सैटेलाइट से प्रोवाइड की जाती हैं। इवन अब तो इसरो ने लाइटनिंग के रिस्पेक्ट में भी काफी एलडीएस नेटवर्क पूरे इंडिया में लगाया है और उस नेटवर्क को यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पे बिजलियां से रिलेटेड कहां बिजली गिरी है और उससे रिलेटेड हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो अगर आप डिजास्टर से देखेंगे तो सारे, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे फॉरेस्ट फायर हो, चाहे फ्लड हो, सारी लाइटनिंग हो, ये सारी जानकारियां हम सैटेलाइट के थ्रू हमको मिल जाती है और हम कुछ नए नए मॉडल्स पे भी काम कर रहे हैं जिससे हमें अर्ली वार्निंग के बारे में पता चले। जी धन्यवाद। दारुकेश जी, मेरा प्रश्न अब आपसे है। भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2-3% की हिस्सेदारी रखता है और वर्ष 2030 तक अपनी हिस्सेदारी को 10% से अधिक करने की महत्वाकांक्षा रखता है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं मुझे लगता है कि हम इससे भी आगे जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आजादी के 100 साल से भी कम समय में ये उपलब्धि हमारे देश के लिए क्या मायने रखती है? बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट और मार्केट में हमारा इंक्रीज करने का जी का भी मतलब है कि हम हमारी भारतीय का आशा को और उनकी उम्मीद को भी बढ़ाए। अभी 2028 और 33 के बीच में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन रहा है। 2040 तक चंद में करके वापस वैसे सुरक्षित रूप से लेके आना है। सब है अमृत काल में होना चाहिए और इसके लिए हम जितना टेक्नोलॉजी हमारा अपडेट करेंगे उसके स्पिन ऑफ यानी उप उत्पन्न से देश को और सारी दुनिया को भी जी हम यूटिलिटीज दे सकते हैं निखिल जी। हमारे अगले श्रोता हैं रोहित, जो हमसे अब प्रश्न पूछेंगे। और रोहित जी, नासिक से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप हमसे प्रश्न पूछिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहित है, नासिक से बात कर रहा हूं मैं। एंड मेरा क्वेश्चन सर ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर किस तरह से हमारे नेशनल डिफेंस में काम करता है और ये आगे कैसे और फायदेमंद रहेगा इंडिया के नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी में? जी नंदिनी जी, इस प्रश्न का आप उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, तो जो डिफेंस एरिया में है, स्पेस एंड सैटेलाइट्स प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो एकदम स्पेस से वी आर एबल टू इमेज एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ अ कंट्री एंड आवर बॉर्डर्स टू कीप अ कंट्री सेफ। तो जो इमेजेस आती हैं वो एकदम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आती हैं जो बहुत हाईली सेंसिटिव कैमरा से लिया जाता है और दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
information to both all our defense forces in terms of the surveillance. And similarly, you can have both optical cameras taking images, you can have radars, you can have satellites which are detecting radars on the ground, satellites which are detecting missiles. तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो डिफेंस के लिए यूजफुल है एंड द फ्यूचर में जो है मोर देन आई थिंक लैंड एंड एयर कीपिंग द कंट्रीज सेफ फ्रॉम स्पेस विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी समीर जी, जियो स्पेस टेक्नोलॉजी ये बहुत ही खूबसूरत सा टर्म है और अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताएं आप। हाँ, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में, बिकॉज जब हम जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की, मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा, देन GNSS मीन्स ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एज वेल एज द थर्ड वन इज GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर इन तीनों टेक्नोलॉजी को साथ में यूज करके आप रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन, वो इस पूरे सामूहिक सिस्टम को, और इसके अंदर आप साथ में कुछ ग्राउंड ट्रूथ डेटा भी डाल देते हैं, तो यू कैन डेवलप n नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप जियो स्पेशियल इकोनॉमी की बात करें इंडिया की, अभी 2025 में कहा जा रहा है कि अराउंड 37.19 थाउजेंड करोड़ आर एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। और अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेजर प्रोग्राम्स हैं, चाहे आप स्वामित्व की बात करें, चाहे स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, चाहे अमृत की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन प्रोग्राम्स हैं, इसमें जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन इस्तेमाल की वजह से इसका जो यूसेज है टेक्नोलॉजी का, अर्थ ऑब्जर्वेशन, GIS एंड GNSS का जो साथ में यूज होता है, इसके बहुत फायदे हैं। और जैसे मैंने बताया कि आने वाले टाइम में जैसे GNSS एंड पोजीशनिंग विल कंट्रीब्यूट टू अराउंड 59% ऑफ द इकोनॉमी, मतलब अगर आप 100% आप बात करेंगे तो GNSS एंड पोजीशनिंग विल गिव यू अराउंड 60%, एंड देन सिमिलरली यू हैव रिमोट सेंसिंग, GIS, ऑल दिस टेक्नोलॉजी। तो इसका जो कॉमन मैन या लेट अस से एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज है ग्रास रूट लेवल पे। कॉमन मैन कैन मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और इस बीच हमारे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि हम स्पेस सेक्टर में सबसे किस एग्जाम को दे करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि स्पेस सेक्टर में इनकी एंट्री कैसे हो सकती है। नंदिनी जी, आप इस बारे में जानकारी दें। हाँ, जो एक तो स्पेस सेक्टर में ऐसा है कि आप कोई भी फील्ड में हो, आप स्पेस सेक्टर में आ सकते हैं। क्यों आपका इंटरेस्ट अगर एस्ट्रोनॉमी में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है और इवन लॉ किया है, तो भी आप स्पेस सेक्टर में आ सकते हैं, क्योंकि स्पेस लॉ भी आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंस लेगा। और सिमिलरली मेडिसिन अगर आपने किया है तो भी आप स्पेस मेडिसिन में काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप एस्ट्रोनॉट्स का हेल्थ और वेल बीइंग की देखभाल कर सकते हैं। तो और बाकी इंजीनियरिंग जो फील्ड्स है, साइंस की फील्ड्स है, एप्लीकेशन की फील्ड्स है, हर एरिया में आपका स्पेस इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी रहता है काम करने के लिए। और अगर इसरो में आना है तो जैसे आपने बताया कि IIST अपना ही इंस्टीट्यूट है जहाँ स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया, स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है इसरो में, और इसरो का अपना इंटरव्यूज होते हैं और एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट भी होता है। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टूडेंट्स को ये है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो एकदम लगातार बने रखना चाहिए। और जो स्पेस एक ऐसा एरिया है जो बहुत एक्साइटिंग है, और जो करियर जो स्पेस में अगर काम करना है तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड अ पैशन फॉर एक्सप्लोरेशन। अगर ये बात स्टूडेंट्स अपने मन में रखेंगे तो जरूर
स्पेस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जी नंदिनी जी, आपके उत्तर से जरूर हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे। इस बीच घड़ी की सुइयां ये कह रही कि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, तो डॉक्टर समीर सरन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और डॉक्टर BHM दारुकेश जी, मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूं, और नंदिनी हरिनाथ जी, आपको भी हम शुक्रिया करते हैं। आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए और तमाम जिज्ञासाओं का समाधान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस संबंध में आप हमें जानकारी दे सकते हैं, और इसके लिए आप हमें AIRNSDtalks@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को दोबारा आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।